दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवाद के बारे में। समाजवाद यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। मतलब समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और वाद। समाज का मतलब लोगों का समूह या ग्रुप, और वाद का मतलब सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के पहले इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के फेवर में किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को बदलना था, और इसके साथ साथ ही जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना था। समाजवाद या सोशलिज्म राजनीति और अर्थशास्त्र का एक रूप है जिसमें उत्पादन के साधनों या निजी संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, समाज के पीछे की जो विचारधारा है वो ये है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होने से समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिक समाज के विचारों को सबसे पहले प्लेटो की बुक रिपब्लिक में रखा गया था, जिसमें ये बताया गया है कि समाजवाद की नींव कैसे रखी गई। तो समाजवाद का मतलब ये है कि वस्तुओं का जो उपयोग है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, न कि व्यापार करने और लाभ प्राप्त करने के लिए। मतलब वस्तुओं का जो प्रयोग है वो लाभ कमाने के बजाय समाज के हित के लिए होना चाहिए। क्योंकि साधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार है, इसलिए हर व्यक्ति को उत्पादन में हिस्सा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस समाजवाद का जनक कौन है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मन अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। उनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट ओवेन द्वारा किया गया था 1827 में। इन्होंने अपने निबंध अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में एक आदर्श समाज का विचार दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि दूसरों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ साथ ही सभी की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएगी। समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण ना होकर सार्वजनिक रूप से यानी सभी का अधिकार व नियंत्रण होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ना, ये व्यक्तिवाद का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बजाय समानता पर बल देता है। और ये सिद्धांत पूंजीवाद का भी विरोध करता है, और विरोध के साथ साथ साधनों के सार्वजनिक अधिकार पर बल देता है, न कि निजी अधिकार पर। मतलब समाजवाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता के सात्विक पक्ष पर बल देता है। ये गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके राजनीति के बजाय आर्थिक समानता लाना चाहता है। तो यहाँ पर अब तक हमारे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस देश में हम रहते हैं वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ है, यानी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो नियमित रूप से उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, भूमि, श्रम आदि को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल में रखती है। और इसीलिए समाजवाद को सबसे अच्छी आर्थिक प्रणाली माना जाता है। इसलिए उपयोग के अनुसार समाजवाद की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन समाजवाद की जो जनरल या नॉर्मल परिभाषा है उसके अनुसार मोटे तौर पर समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी सभी का अधिकार होता है, और इसे सरकार के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में समाजवाद का अर्थ बदल गया है। सामान्य समाजवाद का जो अर्थ है वो ये है कि किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को साधनों के उत्पादन और वितरण में समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि समाजवाद में व्यवहारिक चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को यूटोपियन समाज के रूप में जाना जाता है। समाजवाद को समझाने के लिए अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वैसे तो समाजवाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितने विचारकों ने समाजवाद पर विचार किया है या लिखा है या फिर समाजवाद के बारे में बताया है, उतनी ही समाजवाद की परिभाषाएं भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन सारी परिभाषाओं को न पढ़कर कुछ खास विचारकों की परिभाषाओं को पढ़ेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाजवाद को किस तरह से पेश किया है। तो चलिए देखते। सबसे पहले हम्फ्रे के अनुसार समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीवन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और पूरा समाज सम्मानित कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से उनका विकास और प्रयोग करता है। अब अमाइल के अनुसार ये श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूंजीवाद व संपत्ति को समाजवादी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता का प्राप्त करना है। ऐसे ही रैमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार साधारण भाषा में समाजवाद की सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि उसका उद्देश्य समाज की आर्थिक व भौतिक साधनों का संगठन करना तथा मानव साधनों द्वारा उसका नियंत्रण करना है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बल के बजाय उन सहमति के तरीकों से राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है।
यानी लोगों की सहमति से जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है, उसकी जो विकेंद्रित न्यायपूर्ण व्यवस्था है, वही लोकतांत्रिक समाजवाद है। इधर सिडनी वेब के अनुसार लोकतंत्रात्मक विचारधारा का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जितनी भी परिभाषा हैं, उन सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद पूंजीवाद का घोर विरोधी है और समाजवाद पूंजीवाद और असमानता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और इसके साथ ही उत्पादन के साधनों जैसे भूमि और उद्योग आदि पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। समाजवाद सबसे पहले व्यक्ति की समानता का सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत करना चाहता है जिसमें व्यक्ति भौतिक चिंताओं से मुक्त होकर अपनी इच्छाओं अनुसार जीवन व्यतीत कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो चलिए अब ये समझते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई। तो सबसे पहले तो समाजवाद को समझने के लिए हमें पूंजीवाद के विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूंजीवाद के विचार को समझे बिना हम समाजवाद को ठीक से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि पूंजीवाद के विरोध में ही तो समाजवाद का उदय हुआ था। अब पूंजीवाद जो था वो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की अवधारणा पर आधारित था, क्योंकि पूंजीवाद ने क्या किया, अमीर लोगों को बढ़ावा दिया। इस वजह से अमीर हमेशा अमीर बने रहे और गरीब हमेशा गरीब। एक्चुअली हुआ क्या कि पूंजीवाद के जरिए औद्योगिक उत्पादन हुआ और उस औद्योगिक उत्पादन के जरिए कुछ लोग तुरंत अमीर बन गए और गरीब वर्ग और ज्यादा पीड़ित हो गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन और व्लादिमीर लेनिन जैसे सामाजिक विचारकों ने समाजवाद का विचार प्रस्तावित किया। भारत में समाजवाद 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व निपटान प्रणाली के विरोध में एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा। अब रूसी क्रांति के दौरान भारत जो है वो मार्क्सवाद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसीलिए जल्दी ही समाजवाद उन युवाओं, उन व्यक्तियों के बीच प्रसिद्ध हो गया जिन्होंने गरीब श्रमिक वर्ग के लोगों की समानता की वकालत की। और फिर आजादी के बाद संविधान बनाते टाइम निर्माताओं ने पूंजीवादी विचार को अस्वीकार कर समाजवादी विचार को स्वीकार किया। हालांकि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद और पूंजीवाद। अब हम बात करते हैं समाजवाद के प्रकारों की। विश्व में समाजवाद के कई रूप है और हर एक रूप का एक अलग समाजवाद अर्थ है, जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद, बाजार समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद वो है जो लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में समाजवादी विचारों को प्रकट करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि समाज और अर्थव्यवस्था को निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाता है और केंद्रीकृत योजनाओं के जरिए उत्पादन के साधनों को समाज में समान रूप से वितरित यानी बांटा जाता है और सभी की जरूरतें पूरी की जाती है। अब है बाजार समाजवाद। बाजार समाजवाद का अर्थ ये है कि सामान्य श्रमिक वर्ग के लोग उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और मुक्त बाजार प्रणाली में अतिरिक्त बेचने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर होती है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद की परिभाषा ये है कि समाजवाद पूंजीवाद के साथ साथ नहीं रह सकता, इसलिए समाज से पूंजीवाद को मिटाना होगा, क्योंकि शुद्ध समाजवाद के अर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रमिकों को उत्पादन के साधनों को केंद्रीकृत ढंग से संचालित करना चाहिए यानी उपयोग में लेना चाहिए। क्रांतिकारियों का मानना है कि निजी मालिक बहुत शक्तिशाली है और किसी भी सुधार को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। इसलिए समाजवाद ही बस एक तरीका है बलपूर्वक उनका स्वामित्व लेने के लिए। अब बात करते हैं समाजवाद की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है व्यक्ति संपत्ति का अंत या उन्मूलन। समाजवादियों का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अंत होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति की वजह से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है और शोषण और असमानता में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से पूरा समाज शोषक और शोषित वर्गों में बढ़ जाता है, यानी समाज शोषण करने वाले और शोषित होने वालों में बढ़ जाता है। इसलिए समाज की पूरी संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए, जिससे उसका जो लाभ है, उसका जो फायदा है वो सभी को समान रूप से मिल सके। दूसरी विशेषता है प्रजातंत्र के अनुसार समानता। समाजवादी ऐसे स्वतंत्र समाज में विश्वास करते हैं जो व्यक्ति की समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। इस समाज में सभी तरह के खास अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा और सभी को काम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा, क्योंकि समाजवाद सामाजिक असमानता को खत्म करके सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है और आर्थिक समानता केवल समाजवाद के जरिए ही स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट विशेषता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का अंत। समाजवादियों का मानना है कि ऐसे समाज में व्यक्तिगत लड़ाइयाँ, व्यक्तिगत भेदभाव की जो भावना है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यापार या व्यवसाय में श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे, न कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के आधार पर।
इसीलिए डॉक्टर गेस्ट का कहना है कि समाजवाद प्रतियोगिता की जगह पर सहयोग की भावना को लाना चाहता है। यानी समाजवादी देश में सहयोग और विश्व शांति की भावना रखते हैं। नेक्स्ट विशेषता है शोषण का अंत। पूंजीवाद से पूंजीपति खुद के बारे में सोचकर उत्पादन करवाते हैं, इसलिए श्रमिकों को वेतन कम दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है और इस वजह से श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाता। ये सभी के हित के लिए काम करता है। नेक्स्ट विशेषता है न्याय पर आधारित। समानता और न्याय तभी स्थापित होंगे जब उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा और सही तरीके से वितरण की व्यवस्था की जाएगी, और ये सिर्फ समाजवाद व्यवस्था में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है एकाधिकार शक्तियों की समाप्ति। समाज में संपत्ति के साधनों और आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी अधिकार होने के कारण समाज में धन और संपत्ति का किसी भी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण समाज में एकाधिकारी शक्तियां उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजित ढंग से होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन सही तरीके से होता है और इसके साथ साथ वस्तुओं का उत्पादन भी आवश्यकता अनुसार होता है, कम या ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है कला तथा प्रतिभा का विकास होता है। समाजवादी व्यवस्था में कला तथा प्रतिभा का भी विकास होता है और मनुष्य में स्वावलंबन बनने की भावना रहती है क्योंकि उनका शोषण नहीं होता। तो अब तक तो हमारे समझ में आ गया कि समाजवाद का अर्थ ये है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो। समाजवाद के जरिए मांग और आपूर्ति का नियम काम नहीं करता। समाजवादी व्यवस्था में कोई वर्ग नहीं होता और सभी को एक समान माना जाता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि समाजवाद का अर्थ है कि सभी के लिए समान अवसर की गारंटी हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य यानी सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। ये वर्ग विभाजन की सोच से दूर करता है क्योंकि उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण किया जाता है। समाजवाद हमेशा व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देता है क्योंकि समाजवाद की विचारधारा समाज के हर व्यक्ति के कल्याण एवं संपूर्ण विकास की होती है। अब अगर समाजवाद में कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ दोष भी हैं। सबसे पहले तो समाजवाद नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित नहीं करता, यानी समाजवाद नए तरीकों को अपनाता नहीं है। समाजवाद में आर्थिक विकास की दर धीमी होती है। समाजवादी समाज में प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं होती। समाजवादियों का ये विचार है कि सरकार उद्योग के स्वामित्व को पहचानने में असफल रहेगी क्योंकि हर कोई एक दूसरे की कोशिशों पर निर्भर है। समाजवाद खर्चीली व्यवस्था होगी क्योंकि सरकार द्वारा ज्यादा काम करने से कर्मचारियों की संख्या में बढ़ावा होगा, लेकिन कार्य कुशलता में कमी बनी रहेगी। समाजवाद लूट का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि धनी लोगों से धन छीनकर गरीबों में बांटने की बात करना न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसीलिए डेविडसन ने कहा है कि समाजवाद को एक संगठित एवं व्यवस्थित लुटेरापन माना